वे लोग कश्मीर की वादियों में सुकून ढूंढने आए थे। कोई हनीमून पर था, कोई बच्चों की छुट्टियां मनाने, कोई पहली बार बर्फ देखने की उम्मीद में। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगांव की वो मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली घाटी मौत की घाटी बन गई। बंदूकधारी आए, नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर गोलियां चला दी। शुभम अपनी पत्नी के सामने गिरा, विनय अपनी नई दुल्हन के सामने ढेर हुआ, मनीष का बच्चा अपने पिता को मरता देखता रह गया। इस बार निशाना आतंक नहीं, टूरिस्ट थे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। यह घटना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगांव की है। पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित हाथीपुर का निवासी है। परिवार का सदस्य शुभम द्विवेदी, जो सीमेंट का कारोबारी था, उसकी शादी 12 फरवरी 2025 को तय हुई थी और शादी भी हुई। शादी के बाद शुभम ने अपनी पत्नी से घूमने का प्लान बनाया। इस योजना में धीरे धीरे करके पूरा परिवार शामिल हो गया और कुल 9 लोग यात्रा पर निकलने को तैयार हो गए। परिवार ने 16 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचकर अपनी यात्रा शुरू की। वहां से उन्होंने कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों का रुख किया। पहले सोनमर्ग, फिर गुलमर्ग और अंत में 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव की ओर रवाना हुए, जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहलगांव में पहुंचने के बाद यात्रा का अगला पड़ाव था बेशन घाटी, जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफर घोड़े पर तय करना पड़ता था। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी, अपने चचेरे भाई और उसकी पत्नी के साथ घोड़ों पर सवार होकर घाटी की ओर निकलते हैं, जबकि परिवार के बाकी 5 सदस्य नीचे रुक जाते हैं। घोड़े वाले ने वहां पहुंचकर उन्हें बताया कि ऊपर एक स्थान है जहां टिकट लेकर सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। शुभम ने यह सुनकर कहा, पूरा कश्मीर घूम लिया, बस यही रह गया है, इसे भी देख लेते। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लगभग 3 घंटे की चढ़ाई से थकान और भूख लगने लगी। वहां खाने के विकल्प सीमित थे। आमतौर पर मक्के की रोटी और सरसों का साग या फिर टूरिस्ट के लिए मैगी मिलता था। शुभम और उसकी पत्नी मैगी लिए और जैसे ही खाने लगे तभी 3 वर्दी धारक लोग वहां पहुंचते। उन्होंने शुभम से अजीब सवाल किया, क्या तुम मुसलमान हो? शुभम चौंक गया। जब उसने अपना नाम बताया, शुभम द्विवेदी, तो उन तीनों ने उस पर अचानक गोलियां चला दी। शुभम की मौके पर मौत हो गई। उसकी पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही और यह हमला एक आतंकी घटना थी, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से शेयर किया गया। इसी तरह की एक और घटना पास में हुई। महाराष्ट्र के पुणे से आए 5 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें पति पत्नी, उनकी बेटी, चाचा और एक अन्य सदस्य शामिल थे। उसी वक्त उसी इलाके में मौजूद था। जब गोलियों की आवाज़ आई तो ये लोग पास के ही एक टेंट में छुप गए, सोचते हुए कि वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमलावर, जो पुलिस के वर्दी में था, टेंट के बाहर पहुंचकर आवाज लगाने लगा। उन्होंने एक 54 वर्षीय बुजुर्ग को बाहर बुलाया, जिसका नाम था संतोष जगदाले। उनकी बेटी आशावरी ने बाद में मीडिया को बताया कि हमलावरों ने उन्हें चौधरी कहकर बाहर बुलाया और पूछा, कुछ याद है, कोई आयत आती है? संतोष जगदाले बहुत डरा हुआ था और जवाब नहीं दे सका। यह स्पष्ट था कि हमलावर धर्म पूछकर निशाना बना रहे थे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई इस आतंकी हमले की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। जब पहले फायरिंग हुई और शुभम द्विवेदी को गोली मारी गई, तो पास में मौजूद एक और पर्यटक कौस्तुभ गनबोटे भी थे, जो कि शुभम के भाई थे। उन्होंने जैसे ही बाहर निकलकर भैया भैया पुकारा, तो आतंकवादी समझ गया कि यह उसी परिवार का सदस्य है। पहली गोली शुभम की सिर में, दूसरी गोली उसके पीठ पे और तीसरी गोली उसके कान के पास मारी थी। कौस्तुभ को भी आतंकियों ने बुरी तरह से 4 से 5 गोलियां मार दी, वो भी वहीं गिर पड़ा। इसी हमले में एक और जोड़ा भी शिकार बना, नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी। विनय नरवाल हरियाणा के करनाल सेक्टर 7 के भोसाली गांव से थे। 16 अप्रैल 2025 को दोनों की शादी हुई थी और शादी की बारात मसूरी में निकाली गई थी। विनय की पोस्टिंग केरल के कोची में था और वह लंबी छुट्टी लेकर शादी के लिए आए थे। शादी के बाद दोनों ने यूरोप, खासकर स्विट्जरलैंड जाने का प्लान किया था और वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तब विनय ने अपनी पत्नी से कहा,
अगर यूरोप नहीं जा सके तो क्या हुआ, अपने देश में भी मिनी स्विट्जरलैंड है, पहलगाम, इसलिए उन्होंने कश्मीर का टिकट बुक कराया और 21 अप्रैल 2025 को श्रीनगर पहुंच गए। पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगांव चुना गया था। यहाँ विनय अपनी पत्नी को बेसिन घाटी दिखाना चाहते थे, जो उन्हें यूरोप की याद दिला सके। जैसे ही दोनों घाटी के पास आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। आतंकवादियों ने पहले उनकी पहचान की, फिर नाम पूछा और पुष्टि के बाद विनय पर गोलियां बरसा दी। विनय की पत्नी हिमांशी ने चीखते हुए कहा, मैं जिक्र क्या करूं, लेकिन हमलावरों पर इसकी कोई असर नहीं पड़ा। वो पुलिस की वर्दी में, जिससे कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये असल में आतंकवादी है। उसने कहा, जाकर मोदी से कह देना। लेफ्टिनेंट विनय जनरल का जन्मदिन 2 मई को मनाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही घर पर उनकी हत्या की सूचना आ गई, जिससे पूरे परिवार में सदमे। एक और घटना बिहार राज्य के रोहतास जिले के अहोरी गांव के रहने वाले मनीष रंजन की है, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। मनीष केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी हैं और वर्तमान में हैदराबाद में तैनात है। उनकी पत्नी का नाम जयाश्री। कुछ समय से उनके बच्चे, एक 12 वर्षीय बेटा और 8 वर्षीय बेटी, घूमने की जिद कर रहे थे। पत्नी ने भी सुझाव दिया कि परिवार कहीं बाहर छुट्टियां मनाने चले। मनीष ने सहमति जताई और इस बार कश्मीर घूमने का कार्यक्रम बना लिया। मनीष का पारिवारिक संबंध बिहार से है, लेकिन वो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहकर पढ़ाई कर चुके थे। परिवार के कुछ सदस्य अभी भी वहीं रहते हैं। छुट्टियों में मनीष अपनी पत्नी, बेटा, बेटी के साथ कश्मीर पहुंचे। कुछ आतंकवादियों ने मनीष से उसका नाम पूछा, उसकी पहचान, उसका धर्म, सारी जानकारियां पूछने के बाद वह ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस हमले को मनीष के बेटे और बेटी ने अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाने की स्थिति में थे। पत्नी जया मिश्रा भी असहाय रही। आतंकियों ने इस हमले में केवल पुरुषों को ही निशाना बनाया, महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर अलग रखा। हमले में लगभग 28 लोग मारे गए और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में देश के कई राज्यों से आए पर्यटक शामिल थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार से आए हुए लोग थे। आतंकवादी लोगों के पास जाकर उनका नाम, उनका धर्म, राज्य और अन्य पहचान पूछकर टारगेट कर रहे थे। यह हमला सोची समझी साजिश का हिस्सा था। खासतौर पर बाहरी पर्यटक को निशाना बनाया गया। यह घटना सोशल मीडिया, टीवी चैनलों और समाचार माध्यमों पर व्यापक रूप से वायरल हो गई। देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। यह कश्मीर में पर्यटकों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इस बार के हमले का जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है। हमले के बाद 3 आतंकियों के नाम सामने आए। पहला आसिफ, दूसरा सलमान शाह और अब्बू ताह। इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सैफुल्लाह खालिद, जो पाकिस्तान में रह रहा है। भारत सरकार ने वादा किया है कि उसे जल्द से जल्द पकड़कर भारत लाया जाएगा और जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो गई, एक नेपाल और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात से। इसके अलावा 2 स्थानीय नागरिक भी इस हमले का शिकार हुए। कुल मृतकों की संख्या 28 के आसपास बताई जा रही है, जो कि घट और बढ़ भी सकती है। यह घटना पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। पर्यटक न केवल स्थानीय कारोबारों को जीवित रखते थे, बल्कि हजारों घरों की रोजी रोटी भी उन्हीं पर निर्भर थी। अगर इसी तरह के हमले होते रहे तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। खास तौर पर कश्मीर के नागरिकों के लिए उन्हें समझना चाहिए कि इन टूरिस्टों के आने से उन्हें अपने बच्चों की स्कूल फी, रोजगार और दुकानों का कारोबार चलता था। अगर ऐसे हालात को न रोका गया और आतंकवादियों का समर्थन मिलता रहा तो कश्मीर का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर किसी ने इस आतंकियों को देखा या उनकी जानकारी है तो उन्हें तुरंत सरकार या सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।